हम अपना स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के गरम दल और नरम दल थे। ठीक है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजवा मंधव एक आंदोलन। उसके बाद है वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। वह स्वदेशी आंदोलन था। अधिकारी नरमपंथी नेता थे। शहरी क्षेत्रों से 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने वाला बल दिया गया दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया गया। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की प्रार्थना याचना की नीति अंततः समाप्त हो गई। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वामपंथियों के प्रभावहीन आया 1906 के बाद। और है उसके बाद अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले तथा एस.एन. बनर्जी में से राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। अरविंद घोष राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाड़े तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दली के तौर पर कौन नहीं जाना जाता था तो बाल गंगाधर तिलक। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। लाला लाजपत राय अगला है। और फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादियों से जुड़ा नहीं है। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना मैजिनी को। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक तथा ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय मध्यमार्गी थे। बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी के समर्थक थे। अरविंद घोष और भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को शांति का जनक कहा जाता है। वेलेंटाइन सिरोल ने बीजी तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी वह कहा जाता है। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मैक्स मुलर ने 1908 में से 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के उग्रवादी नेता को दी गई। वह थे बाल गंगाधर तिलक। और अगला है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। संवैधानिक संसाधनों या याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों के स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण है उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पने की नीति। कथन है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो कथन गलत है, कारण सही है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्रीगणेश किया था बीजी तिलक ने। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, वह बाल गंगाधर तिलक थे। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, वह शौकत अली थे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था बी.डी. सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया। महाराष्ट्र में मित्र मेला संघ ने शुरू किया विनायक दामोदर सावरकर ने। बी.डी. सावरकर के में सर्म सत्य कथन है उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने बैजनी की जीवन लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद के मुक्त होने के लिए एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की और अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। पी. मित्रा ने। बरिंद्र कुमार घोष ने राष्ट्रीय कार्यकलापों ने जिस गुप्त अधिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया वह था अनुशीलन समिति। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया था क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण सहायक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था बुरी बंगाल में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध है प्रफुल्ल चाकी से। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया वह चित्तरंजन दास थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कानपुर में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था शिव वर्मा। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा, रामप्रसाद बिस्मिल थे। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है, ये रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था रामप्रसाद बिस्मिल को। और काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह तथा फकुल्ला खां क्रांतिकारी में काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था। भगत सिंह, सचिंद्र नाथ बख्शी और मुकुंदलाल और चंद्रशेखर आजाद एवं ममथनाथ गुप्त थे। काकोरी कांड से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला वह थे चंद्रशेखर आजाद। और अगला है अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद में से वह काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला।
दरों दीवार से हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो रहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं, ये वाजिज़ अली शाह ने लिखा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। पहली बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल को 1929 को बम फेंका गया था भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह। सचिंद्र सन्याल तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद ने रखा। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने मार डाला था मुठभेड़ में गोलियों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। वह वाद जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई लाहौर षड्यंत्र केस था। भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर में। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी नहीं हुई थी बटुकेश्वर दत्त को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम है अशफाक उल्लाह खां। मुकदमों का सही क्रम है लाहौर का मुकदमा, कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा। लाहौर, कानपुर, काकोरी और मेरठ। तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1910 में। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1914 में। लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था 1916 से और 1930 में हुआ था। काकोरी 1925 में हुआ था। और मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वह थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। अगला है प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया गया। सूर्यसेन ने स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। अभिनव भारत B.D. सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष और गदर पार्टी हरदयाल और स्वराज पार्टी C.R. दास। अभिनव भारत G.D. सावरकर, मित्र मेला B.D. सावरकर और इंडियन रिपब्लिक आर्मी S. सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन S. N. सन्याल। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन ने किया था और काकोरी षड्यंत्र के रामप्रसाद बिस्मिल ने, लाहौर षड्यंत्र के जतीन दास ने, गदर पार्टी हरदयाल ने। जतीन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह था लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह थे जतीन दास। तो अगला है जतीन दास भूख हड़ताल और चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह फांसी, कल्पना दत्त आजीवन कारावास। तो चटगांव अरमरी रेड कल्पना दत्त है। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर और अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कोका आंदोलन गुरु राम सिंह। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। और अगला है सही से मिल करना रिवॉल्ट ग्रुप सूर्यसेन द्वारा और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह द्वारा। अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन में क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन थे अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। सही कथन है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में एक थे। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई रामप्रसाद बिस्मिल थे। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल में से वह एक जो उग्रवादी था वह था बिपिन चंद्र पाल। तो शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त में से एक महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी, बीना दास थी। और आलोचना और चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं भगत सिंह ने कहा। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां हम देखेंगे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। B.D. सावरकर, राम बिहारी बोस, मदन लाल ढींगरा तथा लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन किया था। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का संस्थापक थे। स्थापना हुई थी 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने की थी। गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भाकना थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिम अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर क्या है तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व महायुद्ध का शुरू होना। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी महेंद्र प्रताप थे। और अगला है वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट
राजा महेंद्र प्रताप थे, अफगानिस्तान में था। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित कई कथन हैं। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। वह महिला जिसने भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था वो भीकाजी कामा थी। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। वह व्यक्ति जिसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी सजा मिली मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को था। यह बात जो मैडम भीकाजी कामा एम बरकतुल्ला BS और MN राय में समान थी वह थी वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकली एक जलपोत था और सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, BD सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से कामागाटा मारू घटना बाबा गुरदीप सिंह द्वारा घटित मतलब यही लेके गए थे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। अगला बंगाल विभाजन 1905 तक स्वदेशी आंदोलन। हड़प नीति, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि में सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था वो स्वदेशी आंदोलन था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर था करजन और बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र बनर्जी ने। WC बनर्जी, SN बनर्जी तथा टैगोर, BG तिलक में से वह स्वदेशी आंदोलन का आलोचना तथा पूर्व पश्चात के एक मध्य बेहतर संबंध का समन्वयक था ये कहा था SRN टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के अनुरूप अपनाया गया 1905 में। बंगाल विभाजन का मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि में दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम है बायकॉट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था 1911 को। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था सैयद हैदर रजा ने। महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः प्रभावित रहे थे कृषक तथा मुसलमान। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना वह स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी की भावना से उत्प्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन नहीं है। लियाकत हुसैन ने बारिशील के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। ब्रिटिश पत्रकार HW डेविसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा। कांग्रेस का है बनारस, कलकत्ता और सूरत का अधिवेशन। तो भारतीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अध्यक्षता थी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बनारस 5 में हुआ था, कलकत्ता 6 में हुआ था दादा भाई नौरोजी द्वारा। उसके बाद 18 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक, संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन में तथा 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 31 वर्ष की आयु में रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभाव, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं एक देश के जिसे महात्मा गांधी स्वयं गुरु माना वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। उसका प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया दादा भाई नौरोजी ने। और कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया वो कलकत्ता का अधिवेशन 1906 का था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी गई थी दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी के विषय में सही कथन है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी जिन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज के लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य है वे पहले भारतीय थे जिसने एलिफिंटन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त किए। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुप्तार का प्रारंभ किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय था दादा भाई नौरोजी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत विभाजन में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे RB घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात
कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। एक संकल्प जो इन चारों के संकल्पों में नहीं था, वह था बंगाल के विभाजन को रद्द करना। अगला है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों के कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में और सूरत विभाजन का नेतृत्व किया तिलक ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों को वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। मुस्लिम लीग का गठन 1906। तो सर सैयद अहमद खान तथा सर मोहम्मद इकबाल आगा खान तथा नवाब सलीमुल्लाह खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 1900 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ढाका में और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। कथन है, लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति के लगाने के अधिकार को मानने से मना किया कर दिया। कारण है, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ये सही कारण गलत है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सत्य है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से थे। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल में प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन बरका। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई अमीर अली की अध्यक्षता में। मार्लो मिंटो सुधार हुआ 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। और राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसमें अंततः देश का विभाजन कराया था, वह विधायन सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण था। दिल्ली दरबार और राजधानी में परिवर्तन। तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के सब पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और 1912 में जब राजधानी कलकत्ता दिल्ली का उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। भारत दिल्ली की राजधानी बनी थी 1911 में और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनी थी, वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1912 में मिला। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन मुस्लिम लीग में एक ही समय में अधिवेशन आयोजित किया गया लखनऊ में। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी AC मजूमदार ने। वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 में हुआ। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थी एनी बेसेंट। और वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था BG तिलक ने। और कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एकता का काल प्रदर्शित किया गया 1916 से 22 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के विषय में सत्य है कि इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल मिलाप शुरू हो गया और महात्मा गांधी पहली बार चंपारण किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन का प्रथम प्रारंभ हुआ था एनी बेसेंट ने किया था। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के रूप में। अगला है एनी बेसेंट का मुख्यतः संबंध रही है गृह शासन आंदोलन मतलब होम रूल से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन में भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एवं सुब्रमण्यम अय्यर एवं TS अलकाट में जिसको योगदान होम रूल में था वह TS अलकाट का था और CR दास से S सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट तथा BG तिलक में से होम रूल आंदोलन नहीं जुड़ा था CR दास थे। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभक द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक मिला दिया गया था 1918 में। होम रूल लीग के संबंध में सत्य है, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-16 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा प्रांत एवं बरार सीमित थी।
तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम तथा माइकल मधुसूदन दत्त तथा आर. पाम दत्त में फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के संबंध सही कथन होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जिन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था वह है 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध में, चीन के बक्सर आंदोलन में, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन में, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। फीनिक्स फार्म है डरबन में। एम.के. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य तथा अहिंसा के। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा बिना सामाजिक वादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में से एक मार्क्सवादी में से सही है। समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजियों में से एक मार्क्सवादी, ये सही है। तो गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान था हड़ताल का। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही है सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा और सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति देश भावना नहीं रखना चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया आत्मनियंत्रण का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे 21 वर्ष तक। दक्षिण अफ्रीका में जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था वो था पीटर्सबर्ग। और M.के. गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वो कलकत्ता अधिवेशन 1901 का था। मतलब भाग लिया था, अध्यक्ष नहीं थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है। गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से प्रथम भाग लिया था, ठीक है। साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद के बाहर। महात्मा गांधी के अहमदाबाद के निकट साबरमती किनारे पर एक आश्रम बनाया गया था, वह कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी का संबंध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में से सबसे पुराना है फिनिक्स का। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। सत्याग्रह गढ़ को जोड़ा गया महात्मा गांधी ने और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के लिए। विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही सबके उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कहा था महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं का कालक्रम है। चंपारण, अहमदाबाद मिल चंपारण है और अहमदाबाद मिल का है और फिर खेड़ा है, फिर असहयोग है। आप खेड़ा सहयोग है तो एक बोल सकते हो आप इसको। महात्मा गांधी के बारे में सही है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्रारंभ की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन अवधारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश जिसमें महात्मा गांधी को बदल डाला वह व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित हुई रस्किन, थोरो तथा टॉलस्टॉय से। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में जिस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे वह स्वदेशी आंदोलन से नहीं थे। तब तो वो तो यहाँ थे नहीं, 1915 में आए थे और वो होता 1905 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन सविनय अवज्ञा बरदोली एवं खेड़ा सत्याग्रहों में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया वह बरदोली सत्याग्रह था। गांधी के संदर्भ में सही है, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम में महात्मा जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
तो नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बायोकॉम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे, वाइकोम सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। गांधी के अनुयायियों के लिए एस.एन. सिन्हा, बृज किशोर प्रसाद, जे.बी. कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से पेशे से एक शिक्षक था राजेंद्र प्रसाद, और बीजी बिड़ला, रमनालाल बजाज, जे.आर. टाटा तथा बालचंद हीराचंद उद्योगपतियों में से वो व्यक्ति जो लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे हैं। 1930 में जेल गए थे जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी का तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी यह विवरण जमनालाल बजाज का है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। वह कारागार जिसे महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया यरवदा जेल था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहते हैं संबोधित किया था माउंटबेटन ने, जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में सर्वप्रथम वर्ष खुले कान मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो महात्मा कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य के लिए नहीं ले जा सकते, ये गांधी ने कहा था। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं एम.के. गांधी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजूमदारों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया, वह अहमदाबाद की हड़ताल है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रथम अभियान आरंभ किया था चंपारण से। 1917 और 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था मजूमदार वर्ग ने। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, वह अहमदाबाद संघर्ष था। अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था सूती मिल कारीगरों के द्वारा। गांधी जी के ट्रांसशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध सही युग में दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधीवादी अर्थव्यवस्था में विषय में सही कथन ये अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे समाज में भारत में मशीनीकरण के पक्षकार नहीं थे। और अगला है एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य कम निवेश के अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह, सब्जी अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में घटना जो पहले हुई थी वह थी चंपारण का सत्याग्रह। और चंपारण 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था चंपारण से। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु। सही कथन है चंपारण जांच में आचार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी के एक सहयोगी थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था वे थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह संबंध है राजकुमार शुक्ल से। चंपारण आंदोलन में संबंधित है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जे.पी. कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम आंदोलन चंपारण में किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था वह चंपारण का था। नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण सत्याग्रह के संबंध सही है तो ये किसानों से जुड़ा था, 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था, संचालित था और राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी इसमें गांधी जी के सहयोगी थे। चंपारण में नील आंदोलन के प्रतीक नेता थे महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया था। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। किसान आंदोलन, किसान सभा। भारत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिचौलिया आंदोलन था और इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना संबंध नहीं था जवाहरलाल नेहरू से। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था। 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था अवध का था। 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे और सुमेलित हैं। तो सहजानंद सरस्वती बिहार से थे, खुदाई खिदमतगार FWFP थे और स्वामी रमानंद हैदराबाद से थे, अब्दुल हमीद दक्षिण असम थे।
1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी सहजानंद। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान सभा का वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि जलमार्ग और राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे राजेंद्र प्रसाद। बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और भारतीय किसान विद्यालय ए.जी. रंगा था। बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक और बरसात संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती से था। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी की फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 लगाना। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दी थी वो बरदौली सत्याग्रह में था। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में संबंध था पोचपल्ली का। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। ट्रेड यूनियन एंड साम्यवादी दल। भारत में 1918 में प्रथम मजूमदार संघ की स्थापना बी.पी. वाडिया ने की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बम्बई में हुई प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था एम.एन. रॉय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद के एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे एम.एन. रॉय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वह था साम्यवादी आंदोलन। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय है 1926 से 1939। 1940 के रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था एम.एन. रॉय ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया वह है इसने लोगों की बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था वर्ष 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में सही कथन है। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्ति स्वतंत्रता सीमित करना। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव स्वामी श्रद्धानंद ने दिया। द ऑर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 में सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद हुई। रॉलेट एक्ट का बनना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ था अमृतसर में और काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। जिनमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध के लिए। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। वह जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया जलियांवाला बाग हत्याकांड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता इस्तीफा शंकर नारायण नायर ने दी। जलियांवाला बाग नरसंहार डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 में अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन का सही क्रम है। तो इसमें सत्यपाल को पहले बंदी बनाया गया था, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, फिर अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई। जनरल डायल का नाम जुड़ा है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है जो ओ डायर मार डाला गया उधम सिंह द्वारा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया महात्मा गांधी को। वर्ष 1919 में जगन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड है और वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारण हत्या के नाम से स्वीकृत किया और जलियांवाला बाग का नरसंहार है। वह एक्ट जिसके द्वारा सार्वजनिक रोष की लहर उभरी फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना हुई द रॉलेट एक्ट में। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ शौकत अली मोहम्मद अली ने किया और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता में से थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली।
खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे भारत में मुसलमानों की ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफ सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, वो महात्मा गांधी थे। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान ने। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद तथा M.A. जिन्ना में से महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की M.A. जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुसलमान एकता पर भाषण दिया, वो स्वामी श्रद्धानंद थे। तो ठीक है, तो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय ने। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह थे इलाहाबाद में। तो इस मिसाल में हम मुसलमानों से हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाएंगे एजीसन के इस कथन का संबंध जिस घटना से वह है खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920 और 22। वह वर्ष 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। असहयोग आंदोलन को देखेंगे अब हम। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्तावित किए गए CR दास द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन सहयोग आंदोलन था और 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी। इस वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इनका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। असहयोग आंदोलन कांग्रेस समर्थन जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह था कैसरे हिंद का। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, वह बाल गंगाधर तिलक थे। राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे छपरा में। अगला चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा स्थित है गोरखपुर जनपद में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लिए थे चौरी चौरा कांड के कारण। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपना हिमालय जैसी भूल बताई थी चौरी चौरा घटना के बाद। और चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी बरदौली में थे और असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, ये समाप्त हुआ 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी ने विरुद्ध निंदा की थी। डॉक्टर मुंजे ने असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ का पुलिस थाना को जलाना और गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी की गिरफ्तारी। घटनाओं का सही क्रम है चौरी चौरा कांड, बरदौली सत्याग्रह प्रस्ताव और असहयोग आंदोलन का स्थगन 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि वह निष्ठुर बर्बादी, ये लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित था काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। तो 1921 से 22 के सहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिबल था हिंदू मुस्लिम एकता। सही सुमेलित थे 1885 में कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन 1905 में, माल्य मिंटो सुधार 1909, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था और अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट। और कथन है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था और कारण है इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। कथन कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अगला है
भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी 1923 का है। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से की गई थी वह है गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न कर देने की 1919 के भारत शासन अधिनियम को उच्छेदन करना, स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया CR दास ने। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ सहयोग आंदोलन। और मोतीलाल नेहरू CR दास द्वारा 1923 में गठित किया गया स्वराज पार्टी को। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, CR गोपाल में से दल नहीं थे। राजगोपालचारी। मोतीलाल नेहरू, CR दास एवं NC केलकर तथा राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी संबंधी नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। चित्तरंजन दास, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की CR दास ने कांग्रेस नेताओं द्वारा मांटेगू जम्सफोर्ड की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किया इंडियन लिबरेशन फेडरेशन पार्टी की। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष था विट्ठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे विट्ठल भाई पटेल थे। साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन भारत आए थे 1928 में। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला है साइमन आयोग नियुक्त किया गया 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया था वह प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था वह सर जॉन साइमन थे। जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया वह लॉर्ड इरविन थे। कथन है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण है साइमन आयोग ने एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। कसकर कारण दोनों के कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। साइमन कमीशन संबंध सही है। उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन ने उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं में उनका विरोध किया था। साइमन कमीशन की सिफारिश का संदर्भ सही है। इसने प्रांतों में दस शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति दी। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज से। पंजाब केसरी की उपाधि थी लाला लाजपत राय को। अभिकथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो कथन कारण दोनों से कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। नेहरू रिपोर्ट की तैयारी की थी ML नेहरू ने। राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर तथा जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने थे। भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट अनुशंसा की थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन के संबंध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस हैं। और अगला है नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई थी था मोतीलाल नेहरू कमेटी। और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं भरा जाएगा इसमें। ये नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया वह संवैधानिक व्यवस्थाएं। और मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में MN जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा वह था 1929 में दिल्ली मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। कांग्रेस दल की उग्र शाखा जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की वह लीग स्थापित हुआ जो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण के मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने पर प्रस्ताव रखा। हसरत मोहानी ने अगले कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को रात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने।
और जो स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी वह लाहौर अधिवेशन 1929 का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और संकल्प पारित किया। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ की तैयारी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन प्रस्तुत किया JL नेहरू ने। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे हम। कार्यकारी समिति कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था लाहौर सत्र में। तो है गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था साबरमती से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों का संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी वह गुजरात है। सहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बरदोली कूच तथा भारत छोड़ो आंदोलन महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है नमक सत्याग्रह में। दांडी मार्च का शुरुआत किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौते में सबसे पहले घटित घटना थी साइमन कमीशन का आगमन। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया और कारण था महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। तो कथन सही है, कारण गलत है। शक्ति के विरुद्ध अधिकारों की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। इस कथन संबंध है गांधी जी की दांडी यात्रा से। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में इसका स्थान अब्बास तैयब जी ने लिया। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय समय थे यरवदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार से दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहरने के लिए कहा वह था वेब मिलर। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तांजौर तट पर अभियान संगठित किया। श्री राजगोपालचारी ने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों के आह्वान किया पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया अंग्रेजों को निकालने के लिए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सविनय अवज्ञा के आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर में। वह बेगूसराय के चौकीदारों टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया राष्ट्र रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी पटना की। गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज के लिए किया गया। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते के लिए जाना जाता है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का है। गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर सप्रू ने। इरविन तथा गांधी के दो महात्मा कहा सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सातवां पुरस्कार कहा एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था विठल वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम कर संकल्प प्रारूपित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 महात्मा गांधी की लोकप्रियता का सम्मान का पराकाष्ठा माना सुभाष चंद्र बोस ने। और है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम में गांधी इरविन समझौता पहले हुआ था, उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई थी, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित घटनाओं का सही क्रम में गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में संबंधित घटनाओं का सही क्रम में गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, पूना समझौता। गोलमेज सम्मेलन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया मौलाना मोहम्मद अली थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है 1930 में आयोजित हुई थी। इस समय साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पाल ने।
तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया महात्मा गांधी ने। एक कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये तो गलत है। और कारण है गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1933 में भाग लेने का अंत नहीं था, तो दूसरा सही है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए ठहरे थे, तो कहाँ पर ठहरे थे वो? किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई के लंदन में जिस पानी के जहाज से गए थे उसे राजपुताना बोलते हैं। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिस प्रश्न पर असफल रहा वह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वह थे B.R. अम्बेडकर। 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया गया था। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो तीनों सत्रों में संपन्न हुए थे। गोलमेज सम्मेलन 1932 हुआ था तीसरा, और 32 में हुआ था तीसरा। और सही कथन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलित वर्ग के अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी और पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवकों में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पचान एवं पूना पैक्ट 1932 का सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित हुआ था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पचान के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया था अछूतों के लिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पचान ने पृथक चुनाव क्षेत्र तथा आरक्षित सीटें आवंटित की थी मुसलमान, सिखों तथा अनुसूचित जातियों के लिए। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था कम्युनल अवार्ड के समय। 1932 के महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतः इसलिए किया क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए सीटें दी गईं 71 व 147। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। कथन है, पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। कारण है, उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। कथन कारण कथन की व्याख्या है। श्री B.R. अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थक एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किया और गांधी जी ने इस हस्ताक्षर नहीं किए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात संपादित किया था पूना समझौता के B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, C.R. गोपालाचारी तथा M.K. गांधी ने 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर किया। B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, C. गोपालाचारी। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ रखा गया, इसके प्रथम अध्यक्ष थे B.D. बिड़ला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा। महात्मा गांधी छड़ी भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, कहा था B.R. अम्बेडकर ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में, हुई थी 1934 में। और M.N. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रीतम तालु पिल्लई तथा आचार्य नरेंद्र देव में से कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। और वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक था जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 से। श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। सही कथन 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध था। इसका समस्त भारत में बृहद व्यापारी समुदाय का सहयोग मिला था। अगला है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पंजाब में प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था 1935 के अधिवेशन के तहत। 1935 की अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में मद्रास, बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। बंगाल में ठीक है, बम्बई, असम, उड़ीसा तथा बिहार में वह प्रांत जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ वह था असम। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त संख्या है 5 और 1937 के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल है। मध्य प्रांत उड़ीसा, तो वह प्रांत जहाँ 1937 के चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, बिहार, मद्रास, उड़ीसा थी। बिहार, मद्रास, उड़ीसा एवं पंजाब में वह प्रदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद गठित नहीं हुई, वो थी पंजाब। 1937 में चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था 6 प्रांतों में। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 माह का था। मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस मनाया गया 1939 को। कांग्रेस ने भूस्वामियों को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। कार्यकारी कमेटी 1937 में। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एस.बी. बोस ने। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आर्थिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह स्थित है गुजरात में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, त्रिपुरी में, जबलपुर में। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए त्रिपुरी अधिवेशन में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था, और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का था। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा जिस पर केंद्रित हो गया था, वह था कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन। वह भारतीय राष्ट्रीय नेता जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसने भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है, वो सुभाष चंद्र बोस थे। देशी रियासतें 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ 1927 में। 1939 में भारत में प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वह भारतीय संघ राजवाड़े का विलय अधिकाधिक हुआ 1947 में। राज्यों का विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ था, वे थे सरदार पटेल। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने का विलंबित किया, वह था जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947 को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह प्रांत जिसने एक संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी, पंजाब ने देशी राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षकर था हैदराबाद। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। कथन है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया। कारण है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी। तो कथन कारण दोनों असत्य हैं। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस राष्ट्रमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। पाकिस्तान की मांग। भारतीय मुसलमानों के प्रथम पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्रों ने किया। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा गया तो मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया और सरोजिनी नायडू ने कहा। ये कथन है, नेहरू का एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, व्यक्त किया था सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन है, वह 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में थे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। अगला है, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खलीकुल्लाह ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, वह था लाहौर में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था लाहौर में। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था 23 मार्च 1943 को था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940।
व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन के बारे में बात करें 1942 का। भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया और ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा को जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे सम्मिलित है। भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जाएगी। ये सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित की जाए। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना कर उसे डोमिनियन प्रदान करना। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान माने कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। यह है क्रिप्स मिशन के बारे में सही है। वह जिनकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक दूसरे टूटते हुए बैंक के नाम से जाना एवं उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक था, वह महात्मा गांधी ने इसको कहा था। वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था वो विंस्टन चर्चिल था। क्रिप्स मिशन के समय कांग्रेस के अधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक प्रवृत्ति कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के आगे का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।